नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति के कई किरदार हैं, लेकिन ये किरदार सिर्फ राजनेता या फिर राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि इनमें एक केंद्रीय एजेंसी का भी शुमार है। ये केंद्रीय एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी। ईडी ने महाराष्ट्र के कई राजनेताओं को जेल की हवा खिलाई है या फिर उनकी नींद उड़ाकर रखी हुई है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर ईडी ने सबसे ज्यादा मामले राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं। ईडी किस तरह से महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों के केंद्र में है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ईडी के निशाने पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आया था, वो था महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री रहे और एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल का। भुजबल पर आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के पुनर्निर्माण के ठेकों में घोटाला किया और उससे अर्जित की गई कमाई को विदेश में ठिकाने लगाया। इस मामले में उनके भतीजे समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया था। करीब 2 साल तक जेल में रहने के बाद चाचा भतीजा को जमानत मिली। साल 2021 में एनसीपी के एक और बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। देशमुख पर अपने पद का दुरुपयोग करके अर्जित की गई कमाई से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। साल 2022 में ईडी की गिरफ्त में आने वाले सबसे ताजा राजनेता बने एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक। उन पर दाऊद गिरोह से संपत्ति की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो अब तक एनसीपी के 3 मंत्री ईडी के मार्फत जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन ईडी के निशाने पर सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं हैं। ठाकरे सरकार के प्रमुख घटक दल शिवसेना के नेता भी ईडी की रडार पर हैं और उनकी भी ईडी ने नींद उड़ाकर रखी हुई है। हालांकि अब तक कोई शिवसेना का नेता गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों के नाम ईडी की लिस्ट में शामिल हैं। ईडी के निशाने पर आने वाले सबसे पहले शिवसेना नेताओं में से एक थे ठाणे से विधायक प्रताप सरनाईक। एक दिन अचानक ईडी की टीम ठाणे में उनकी संपत्तियों पर पहुंच गई और उन्हें जब्त कर लिया। सरनाईक के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से वक्त रहते राहत मिल जाने की वजह से सरनाईक की गिरफ्तारी टल गई, लेकिन इस कार्रवाई से सरनाईक इतने घबरा गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिख डाला। खत के जरिए उन्होंने सलाह दी कि बीजेपी के साथ रिश्ते सुधार लेने चाहिए और उनके साथ सरकार बना लेनी चाहिए। प्रताप सरनाईक के बाद ईडी ने उद्धव ठाकरे के खास मंत्री अनिल परब और शिवसेना विधायक रविंद्र वाइकर को भी सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक ईडी ठाकरे सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मार्च 2022 में ईडी के हाथ उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गए और उद्धव ठाकरे के एक करीबी रिश्तेदार ईडी के शिकंजे में आ गए। ईडी के शिकंजे में राज ठाकरे भी आ चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ईडी के दफ्तर की हाजिरी लगाने के बाद राज ठाकरे की राजनीतिक सोच बदल गई। जो राज ठाकरे पहले बीजेपी पर निशाना साधते थे, वो बीजेपी को लेकर नरम पड़ गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त तो राज ठाकरे ने मोदी के खिलाफ खुली मुहिम ही छेड़ दी, जो लाव रे तो वीडियो के नाम से चर्चित हुई। उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन राज्य में घूम घूम कर उन्होंने मोदी के खिलाफ सभाएं ली, जिनमें मोदी के पुराने बयानों के वीडियो दिखाए गए और ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उसके बाद राज ठाकरे को ईडी का सम्मन आ गया। ईडी के दफ्तर में राज ठाकरे को 9 घंटे तक बिठाकर रखा गया। उसके बाद अक्टूबर 2019 में विधानसभा के चुनाव आए। उन चुनावों में राज ठाकरे ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वे सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वे तो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी हलकों में लोगों ने इस बात पर गौर किया कि राज ठाकरे ने बीजेपी को टारगेट करना बंद कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जनवरी 2020 में हिंदुत्व को अपना लिया। एनसीपी नेता छगन भुजबल के मुताबिक राज ठाकरे के बदले सुर ईडी दफ्तर में मिली दीक्षा का कमाल है। सियासी हलकों में ईडी की इस धुआंधार कार्रवाई को केंद्र की बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के बीच चल रही लड़ाई के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। एक और जहां ईडी की तरफ से शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं पर ठाकरे सरकार की ओर से उसके अधीन काम करने वाली महाराष्ट्र पुलिस ने भी कई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।